इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर की नोट्स मार्किंग कर ली है, तो अभी उसके आगे के नोट्स को मार्क करना शुरू करते हैं। तो अभी तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? तुमने रूल्स पढ़ लिए हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने ये सब भी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखो, अभी की मार्किंग में सबसे ज़रूरी चीज़ आपसे एक और पूछी जा सकता है, डिफ़ाइन। एक और डिफ़ाइन। तो सबसे पहले आपसे डिफ़ाइन पूछा गया वर्ड इक्वेशन का। तो वर्ड इक्वेशन को डिफ़ाइन कैसे करोगे? द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और कैसे लिखोगे? ये अपना आंसर, मतलब इस आंसर, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के बाद यहाँ से लेके इतनी रिएक्शन, इस रिएक्शन के बदले तुम कोई दूसरी भी रिएक्शन लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है, कुछ भी। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, और पुरानी क्लास में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक मार्क कर लिया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या बन गया? ये आप लोगों का डिफाइन वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पूछा जाएगा डिफाइन केमिकल इक्वेशन। अच्छा, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे? आप यहाँ से यहाँ तक द रिप्रेजेंटेशन से लेकर आप लोगों का केमिकल इक्वेशन तक ये हो जाएगा आप लोगों का, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिख डालना इस डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया डिफाइन केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, किसका डिफाइन बन गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स तुम्हें फ़िलहाल याद करने हैं, और तुम्हें ये याद होने भी चाहिए। क्या है वो तुम्हारे पॉइंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद तो हम लोग डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, बट 9 लिखने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करा कर दे रही हूँ ब्लू कलर से। वो पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद एज अ नोट हेडिंग डालोगे, और नोट के बाद उसके पॉइंट्स लिखोगे, सब पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये आपको याद होना चाहिए कि जिंक सल्फेट एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद होना चाहिए? ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि अगर बात हो रही है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 की, तो उसका कलर कलरलेस होता है, और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस पैराग्राफ से क्वेश्चन को ढूंढना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर राइटिंग अ वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब ये आंसर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको मैं आखिरी में मार्क कराती हूँ, पहले मैं छोटे छोटे आंसर्स मार्क करा लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि ये जो तुम्हारे सामने रिएक्शन तुमको दिख रही है, ये तुम्हारी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस पे अलग से मान लेते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ दिया जाएगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है, इफ, what will happen if hydrogen gas is added, या फिर past कोई भी वर्ड हो सकता है, to vegetable oil। ठीक है, VO ये मैंने लिखा in the presence of suitable catalyst। मतलब कैटलिस्ट का उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना कह दिया कि suitable catalyst। अब वो suitable catalyst कुछ भी हो सकता है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद लिख देंगे कि ऑल्सो नेम दैट कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट का नाम लिखो। तो आपको ये जो रिएक्शन है ना कि वेजिटेबल ऑयल 600 डिग्री सेल्सियस, अगर 60 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम्हें ये एग्जैक्ट टेम्परेचर याद नहीं भी होता है, तो इसके बदले तुम ऐसा एक हीट वाला सिंबल भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी है, बट इस रिएक्शन को लिखने से पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट अपने आंसर को रिएक्शन से शुरू नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें फिर हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसको जो आपने रिएक्शन लिखी ना, इसी को स्टेटमेंट में लिख दो कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एडेड to the vegetable oil in the presence of a nickel catalyst, and when the
रिएक्शन इज हीटेड, वेज वनस्पति घी इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसी पूरी स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद रिएक्शन लिखना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। फिर इसी क्वेश्चन में उसने देखो तुमसे एक और पार्ट पूछ लिया, बोलो क्या, निकल मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है। तो इसी क्वेश्चन का फिर सेकेंड पॉइंट बना के लिखना, इन दिस रिएक्शन निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। बाय द वे इस पॉइंट को मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ क्योंकि आगे जाकर हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करेंगे, आप लोगों के नोट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा और चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं। खैर, ये आप लोगों की अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। सीधा सीधा पेपर में सवाल पूछेगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ऐड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सीधा सीधा सवाल पूछेगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ऐड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू द कॉपर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू द कॉपर। क्योंकि यूजुअली जो कॉपर होता है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। अब अगर तुम्हें रिएक्टिविटी के बारे में आइडिया नहीं है तो आगे की क्लासेस में पढ़ जाएगा। तो हम लोग जनरली ऐसा लिखते हैं कि कॉपर को रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, बट वो करता है। तो ये उसकी रिएक्शंस हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कॉपर, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर विथ, अब विथ के बाद दो ऑप्शन, पेपर में हो सकता है दोनों ही पूछ ले, हो सकता है एक पूछे, बट हमें तो अपनी नोट्स कॉपी में दोनों लिखने हैं ना। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के लिए भी और डाइल्यूट HNO3 के लिए भी। अब देखो, जब तुम रिएक्शन लिखते हो सिर्फ रिएक्शन लिखना ज़रूरी नहीं होता है, उसकी ये फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और फिजिकल स्टेट मेंशन करने से अलावा या तो रिएक्शन शुरू होने से पहले स्टेटमेंट लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखने को कहा था, या फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद स्टेटमेंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे अगर उसने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पूछ ली और तुमने ये रिएक्शन लिख दी, Cu प्लस HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O लिख दिया, तुमने उसकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी, तुमने बैलेंसिंग भी कर दी, बट स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे इंप्रेशन पेपर देने वाले पर, चेक करने वाले पे अच्छा पड़ जाए। तो इसमें स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब जो भी उस रिएक्शन में हुआ है उसी चीज़ को हम लोग अपने वर्ड्स में। तो ये देखो, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये स्टेटमेंट लिखना फिर रिएक्शन लिखना, या फिर पहले रिएक्शन लिख लेना फिर ये स्टेटमेंट लिखना, कैसा भी करो, बट स्टेटमेंट और रिएक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। फिर डाइल्यूट के लिए अगर पूछा जाए, ठीक है, तो डाइल्यूट के लिए बस इतना लिखना है कि कॉपर ऑन रिएक्शन विथ, यहाँ पे कॉपर यहाँ से लिखोगे यहाँ तक, ये तुम्हारी स्टेटमेंट है और उसके बाद ये रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 था, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। डन, 10 के 2 पार्ट्स है। अच्छा, अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मार्क कराने जा रही हूँ यहाँ पे तुम लोगों को, ये रेडिश कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। जितने भी पॉइंट्स को मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आज की नोट्स मार्किंग के बाद हम लोग हेडिंग देंगे नोट्स और उसमें लिखने वाले हैं। ये पॉइंट्स या तो 1 लाइन क्वेश्चन के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, MCQ के लिए, किसी भी फॉर्मेट में आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका आपका याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए अभी, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अच्छा, अब 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन इज बेसिकली एक एक्टिविटी है, यही सेम एक्टिविटी आपको 9th क्लास में भी थी। ठीक है, जब आपने वाला चैप्टर पढ़ा था ना जहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वहाँ पे भी यही सेम एक्टिविटी थी कि दो चीज़ों के बीच में पहले टेस्ट ट्यूब को और कोनिकल फ्लास्क के केमिकल्स को देखो अलग अलग रखा गया ताकि वो लोग आपस में रिएक्ट ना करें और उनका टोटल वेट देखा गया। फिर उन टेस्ट ट्यूब को और कोनिकल फ्लास्क को इस तरीके से आपस में मिक्स कर दिया गया ताकि उन दोनों के केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं और दोनों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर अगेन रिएक्शन होने के बाद उनका वेट देखा गया। तो बेसिकली ये देखने को मिला कि रिएक्शन से पहले का वेट और रिएक्शन के बाद का वेट टोटल है, मतलब उसका सेम है। और जिसको आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम पर, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब आपसे पूछा जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर
एक्टिविटी को देखकर क्या लगता है, या फिर विच लॉ, ठीक है, यू कैन रिलेट दिस एक्टिविटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यू कैन रिलेट दिस एक्टिविटी विथ विच लॉ, ठीक है, एक्टिविटी विथ विच लॉ। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि विच लॉ, तो विच लॉ का कोई सेंस नहीं बनता। दुनिया में तो बहुत सारे लॉज हैं। मैडम आप किसकी बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रही हूँ 9th स्टैंडर्ड में पढ़े जाने वाले 2 लॉ। आपने 9th में 2 ही लॉ पढ़े थे, एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक पढ़ा था लॉ ऑफ कौन सा प्रपोर्शन, डिफिनाइट प्रपोर्शन। तो ये उनमें से किस लॉ से खुद को रिलेट करता है? तो यहाँ पे आपको जवाब देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करता है। इस तरीके की फोटो बनकर आएगी और उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत नीचे आपको दी हुई है कि जो हम लोग वोट देने जब जाते हैं तो हमारे अंगूठे में या उंगलियों में जो निशान इंक का लगा के भेजते हैं वो लोग, उस इंक के अंदर क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये जीके फैक्ट है, जो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। जीके जिनको जानकारी इकट्ठा रखने का शौक है वो याद रख सकते हैं। बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का डे टू डे लाइफ में आपको दूसरा यूज़ बताइए। तो सिल्वर नाइट्रेट के दूसरे यूजेस में बहुत सारे यूजेस आ सकते हैं, जैसे इसको यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट्स में, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट्स में आप इसको यूज़ करते हो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम लोग इसको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बना के लिखोगे। द यूजेज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन अवर डे टू डे लाइफ आर इज एज फॉलोज, ऐसे प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बनाकर। तो पहला यूज़ क्या है आप लोगों का कि आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट में आप इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे अगर आप गूगल करोगे तो आपको और भी हो सकता है कि बहुत सारे सिल्वर नाइट्रेट के क्या मिल जाए, एग्जाम्पल मिल जाए कि आप सिल्वर नाइट्रेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। तो बट हम लोग उतने सारे तो नहीं लिखेंगे, उनमें से मैंने तुमको एक बता दिया कि आप उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ कर रहे हो, और दूसरा आप उसको यूज़ करते हो किस पर्पस में? आप लोगों की मेडिकल इंडस्ट्री में, दवाइयों में भी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, बराबर, इसका दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है। तो बस इसको तुम लिख लो एज एन एंटीसेप्टिक, ये मैंने लिख दिया एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, बस खत्म। ये 2 यूजेस। और अगर तुम्हें गूगल करके देखना है तो तुम और भी देख सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। तो ये तुम्हारा बन गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखवा रही हूँ बार बार, बट याद रखो कि क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया जा सकता है कहाँ से, बताओ आप लोगों का? 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये आपका एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा कि ये आपका क्या, ये मैं नोट्स में लिखवाऊंगी। AgCl कौन सी कलर की पीपीटी होती है? आपकी वाइट कलर की पीपीटी होती है, ये याद रखना। इवन एक जीके फैक्ट जब मैं लिखवाऊंगी तब ये भी लिख लेना कि टेबल पर रखा है, ठीक है, टेबल पे रखा है, ठीक है, कि आपका जो AgBr है ये पेल येलो कलर की पीपीटी होती है। कौन से येलो कलर की? पेल येलो कलर की। मैंने फिर तेरा ही निकलेगा, ऊपर जा रहा है। अच्छा, और जो आप लोगों का AgI होता है वो कौन से कलर का होता है? वो येलो कलर की पीपीटी होती है। ये हम लोग नोट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये कुछ जीके फैक्ट्स हैं, जो जीके फैक्ट्स इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं इस वजह से। अच्छा, और उसके अलावा तुमसे इसी एक्टिविटी पे एक और क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। रिप्रेजेंट अबोव एक्टिविटी, रिप्रेजेंट अबोव एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आप इक्वेशन के फॉर्म में इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करिए। तो ऐसे केस में आप ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, इक्वेशन से समझ नहीं आता है कि वो आपसे वर्ड इक्वेशन पूछना चाह रहा है कि वो आपसे केमिकल इक्वेशन पूछना चाह रहा है ना, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर वर्ड इक्वेशन भी लिख देनी है और उसके नीचे में केमिकल इक्वेशन भी लिख देनी है। सेफर साइड में रहो, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, और इसमें चाहो तो और भी कलर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ AgCl वगैरह वगैरह। तो जिस इंसान को पता हो तो इस टॉपिक से अगर n नंबर ऑफ सवाल बने तो आप n नंबर ऑफ सवाल को आंसर कर दीजिए, राइट। चलो, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, इस पार्ट में आ जाते हैं।
इस पार्ट में आप लोगों को डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। डिफाइन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आप लोगों की एक डेफिनेशन बन गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मार्किंग करूँ तो ये डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, आप लोगों के अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। तो क्वेश्चन लिखना डिफाइन बैलेंस्ड इक्वेशन और डेफिनेशन लिख देना, फिर क्वेश्चन लिखना डिफाइन अनबैलेंस्ड इक्वेशन और ये आंसर लिख देना। लेकिन याद रखना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो पेपर चेकिंग करने वाले को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा दो। एक्स्ट्रा दो का मतलब सिर्फ डिफाइन पूछा है तो टुनटुना हिलाते हुए फिर डिफाइन लिख कर आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा, जैसे उसने आपसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफाइन पूछा तो डिफाइन के नीचे में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो जो तुम्हें पसंद हो। इतना बड़ा चैप्टर है यार, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो। और दूसरा, जब अनबैलेंस का डिफाइन पूछना है तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफाइन लिख दो, एग्जांपल लिख दो। अब तुम बोलोगे मैडम हम अनबैलेंस वाली केमिकल इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो किसी भी इक्वेशन को मत करो बैलेंस, बन गई अनबैलेंस। जैसे कि ये लोग, यही आप लोगों की एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको एग्जाम्पल में लिख देना अनबैलेंस्ड में। और जब इसी को बैलेंसिंग कर ली गई, कहाँ की गई इसकी बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग की गई है यहाँ पर, तो लो ये आपका एग्जाम्पल बन गया किसका, बैलेंस्ड का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, तो कभी भी अपने डिफाइन को ऐसे ही मत छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके जब ये स्टेप्स आपको बोले कि समझाओ, तो आपको सिर्फ थ्योरी लिख के नहीं आ जानी है कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट खत्म। उसको एग्जाम्पल्स की मदद से इलस्ट्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, कंसीडर, कंसीडर के बाद कॉमा डालकर ये लिखना, ये वाली रिएक्शन, ये जो लिखा है ना ये। फिर पॉइंट नंबर 3 में आप ये लिखोगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू बैलेंस अबोव इक्वेशन फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, शुड बी यूज्ड, ऐसा। तो अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एक इक्वेशन लिखनी है, आप कोई भी इक्वेशन के साथ बैलेंसिंग कर सकते हो। मेरे को कोई ऐसा पर्सनल उस इक्वेशन से प्यार नहीं है, आपकी मर्जी। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे कि स्टेप नंबर 1, ये जो ब्लैक कलर की हेडिंग है ना, यही आपकी स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स में हमको स्टेप्स बनानी है, थर्ड पॉइंट्स में हम स्टेप बनाएंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 1 आपको हुबहू वैसे का वैसे ही छापना है, उसमें लिखी हुई इक्वेशन भी आपको हुबहू वैसी की वैसी ही छापनी है। स्टेप नंबर 2 में जो ये ब्लैक कलर से लिखा है, ये जितना भी ब्लैक कलर से लिखा है सिर्फ उतना ही लिखना। ठीक है, सिर्फ उतना ही लिखना, बराबर। और ये टेबल बनाना। फिर स्टेप नंबर 3 में आओ, ये जो ब्लैक कलर से जो लिखा है बराबर आप लोगों का, ये आपको लिखना है और फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। अब देखो, बैलेंसिंग की एक स्टेप पूरी एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, डायरेक्ट ये पूरे ये पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद लिख देना ये चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, बराबर। ये उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 हो गई, बराबर। अच्छा, और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या लिख देना, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन, अगेन खत्म। इस तरीके से अपनी स्टेप्स हो गई हैं कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्टेप्स हो गई हैं कंप्लीट, डन। ओके, अब जैसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से, ये ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछ लेगा आपसे व्हाट आर द रूल्स। अब या तो रूल्स बोल देगा या तो प्रॉपर इंग्लिश वर्ड यूज़ करेगा, साइन कन्वेंशंस फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के प्रॉपर साइन कन्वेंशंस क्या है। देखो, मेरे को ये वीडियो ज़्यादा लॉन्गर नहीं, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, प्लस मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं क्वेश्चन को प्रॉपर लिखूं, तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ। जैसे केमिकल इक्वेशन को C.E लिख दे रही हूँ। तो ऐसा आपको अपनी नोट्स कॉपी में आंसर्स लिखते वक्त ऐसी हरकत नहीं करनी है, क्योंकि लर्न आपको ही करना है ना बेसिकली। चलो, अब देखो क्या लिखेंगे, लिखना फॉलोइंग, ये दा की जगह लिखना फॉलोइंग
कन्वेंशंस शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये हेडिंग हो गई। उसके बाद अच्छा, उसके एक मिनट रुको, इसमें फॉलोइंग कन्वेंशंस लिखने से पहले, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 में आप डिफाइन करना केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। भले क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन की डिफाइन नहीं पूछी जा रही है, बट पहले उसको डिफाइन करना, फिर लिखना कि मतलब एक इंट्रो देना अपने आंसर को, ठीक है। ये एक अच्छा पेपर लिखने वाले इंसान की खासियत होती है। उसके बाद फिर अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करना। तो जब पॉइंट्स प्रेजेंट करोगे तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्या क्या लिखोगे। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसके फॉलोइंग पॉइंट्स का पॉइंट नंबर ए, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट नंबर बी, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर सी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ द फिजिकल स्टेट से, ठीक है, आप लोगों का यहाँ तक पॉइंट नंबर डी। लेकिन पॉइंट नंबर डी में तुम्हें थोड़े और सब पॉइंट्स लिखने होंगे, जैसे कि डैट इज करके लिखना, गैस के बाजू में उसका ऐसे हेडिंग डालना, एक मिनट को, डैट इज लिखना, डैट इज के बाद कॉलम बनाना, कॉलम की हेडिंग देना फिजिकल स्टेट, दूसरे कॉलम की हेडिंग देना सिंबल, फिजिकल स्टेट में लिखना गैस और सिंबल लिखना जी, फिजिकल स्टेट में लिखना लिक्विड और सिंबल लिखना एल, फिर सॉलिड, फिर सिंबल लिखना आपका एस बराबर। अच्छा, और ये हो गया पॉइंट नंबर डी। अब पॉइंट नंबर, एक मिनट रुको फिर से, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ई में आते हैं। पॉइंट नंबर ई में क्या लिखोगे, ये इफ़ द प्रोडक्ट इज गेशियस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जी इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। मतलब अपवर्ड एरो गेशियस प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पॉइंट नंबर ई होगा बराबर। अच्छा, और उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर पॉइंट नंबर नहीं रुको, एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। ये एग्जाम्पल कहाँ लिखोगे, ये एग्जाम्पल पॉइंट नंबर डी के बाद लिखोगे। ये वाला एग्जाम्पल कहाँ लिखोगे, ये पॉइंट नंबर ई में लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में लिखते हैं, व्हेन हीट इज़ टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, साइन डेल्टा रिटर्न अबोव द एरो। ये आपको लिखना है आपका पॉइंट नंबर ई, और इसमें नॉट पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर एफ। और जो रिएक्शन, ठीक है, आपने पॉइंट नंबर ई में लिखी थी वही सेम रिएक्शन पॉइंट नंबर एफ के लिए भी छाप दो, क्योंकि डेल्टा का सिंबल तो आ रहा है ना, फिर बराबर। अच्छा, पॉइंट नंबर एफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर एफ में और भी कुछ लिखना है। और क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर एफ में, देखो पॉइंट नंबर एफ में एक पॉइंट आपको, अच्छा एफ में नहीं लिखते, उसको जी में लिखते हैं। इफ़ द हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, इफ़ द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट नंबर जी में आएगा। इट इज़ इंडिकेटेड एज फॉलोज, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग रिएक्शन, ये पॉइंट नंबर जी बनेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर एच बनेगा, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट नंबर एच बनेगा। और एग्जाम्पल के नाम पर ये वाली रिएक्शन लिख देना। पॉइंट नंबर आई बनाएंगे, जी एच आई हो गया। अब आई, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला, ये पॉइंट नंबर आई बनाओगे। और इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन उठा के लिख देना। सो टोटल साइन कन्वेंशंस में आपको आई पॉइंट्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई स्टेप्स हो सकती हैं। अब सुनो ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चंस में ओरली डिक्टेट कर रही हूँ, इनके आंसर्स भी मैं बता दूंगी कहाँ है। इसको मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में लिख कर नहीं दे रही हूँ, परंतु नोट्स कॉपी में तुम्हारे होने चाहिए। सुनो, सबसे पहले ये लिखोगे, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एरो इन केमिकल रिएक्शन, ये आपका पहला सवाल, ठीक है। क्या सवाल है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ एरो, ठीक है। यहां लिख देते हैं, व्हाट इज द यूज ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ एरो इन केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक दोगे, दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये जितना भी ब्राउन वाला पार्ट है ये इसका आंसर है,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या लिखोगे? इन सम रिएक्शंस वी सॉ दैट देयर इज अ सिंबल ऑफ अपवर्ड एरो and there is a symbol of downward arrow. What does this upward and downward arrow implies? ये upward and downward arrow क्या implies करते हैं? ये आपका क्वेश्चन। तो ये जो पूरा का पूरा आंसर है ना, पॉइंट नंबर ई, यही पॉइंट नंबर ई उठा के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको छापना है। ठीक है, बराबर, ओके। और क्या पूछा जा सकता है? और तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे वाई रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड, वाई रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर। अच्छा, इवन मैं बताना भूल गई, सिर्फ पॉइंट नंबर आई तक मत रुक जाना। पॉइंट नंबर आई के बाद पॉइंट नंबर जे में लिखना नंबर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ये लिख देना, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन हमको क्या करनी है? बैलेंस्ड करनी है। तो इतनी कहानी है बस, और कुछ नहीं। खैर, इस पे अब रोकते हैं। अब हम लोग हमारी जो नेक्स्ट मार्किंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, यूज़ योर ब्रेन पावर से। बट ये यूज़ योर ब्रेन पावर को मैं अभी इसलिए मार्क नहीं करा रही हूँ ताकि तुम पहले आज इसको अटेम्प्ट करके रखो, ताकि जब मैं नेक्स्ट मार्किंग करवाऊँ तो उस नेक्स्ट मार्किंग में अपन टैली कर सके कि तुम्हारा मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी डाइजेस्ट से उठा के छाप मत लेना, दिमाग लगाओगे गलत होगा, दरअसल इतना ही होगा ना, और क्या होगा। चलो ठीक है, फिर इसको अभी यहाँ रुकते हैं इस चीज़ को।